नेक्स्ट है इसमें राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना। फर्स्ट इसमें आ जाएगा अनैतिहासिक, कि इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता या इतिहास में इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते जिससे कि पता लगे कि जो प्राचीन समाज था वो आर्थिक आधार पर केवल दो ही भागों में बटा हुआ था और आर्थिक आधार पर इन दो ही वर्गों के जो हित थे वो परस्पर विरोधी थे और परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए राज्य नाम की संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इतिहास में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि वर्ग विरोध के कारण राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। सेकंड है इसमें राज्य वर्ग संगठन नहीं है। एंजल्स ने क्या माना कि जो राज्य है, समाज में जो वर्ग विरोधता थी, आर्थिक आधार पर जो अंतर था, उसको नियंत्रण करने में, उसमें सामंजस्य बिठाने में, जो परस्पर विरोधी हित थे, आर्थिक हित, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए जो संस्था है, ये जो व्यवस्था है, स्थापित की गई थी। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एंजल्स ये कहता है कि जो राज्य है वो बेशक से समाज में जो वर्ग विरोध थे उनको नियंत्रण करने के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन धीरे धीरे ये जो आर्थिक पक्ष से जो सबल वर्ग था उसके हाथ में शोषण का यंत्र बन गया और जो राजनीतिक शक्ति थी वो इस आर्थिक शक्ति की दासी बन गई। माने जो जिनके पास पैसा था वो बेशक से खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, सत्ता में उनकी सीधे कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन सत्ता पर जो आसीन थे वो उन्हीं के इशारों के अनुसार ही, उनके निर्देशानुसार ही उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करते थे। तो लेनिन की यदि इस बात को मान लिया जाए, एंजल्स की इस बात को मान लिया जाए, तो वर्तमान समय में क्या हमें यह ठीक लग रहा है कि ऐसा ही होता है? 20वीं शताब्दी में राज्य का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी स्वरूप अस्तित्व में आया और कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य का कार्य क्या है? सबके कल्याण के लिए कार्य करना। जब सबके कल्याण की बात आती है तो यहाँ सिर्फ सबका कल्याण का मतलब पूंजीपति या अमीरों का कल्याण नहीं है। तो 20वीं शताब्दी में तो ये जो अवधारणा है ये अपने आप में ही पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गई है। नेक्स्ट है विश्व व्यापक सिद्धांत नहीं हो सकता। पूरे विश्व में राज्य इस तरह से अस्तित्व में आया हो, ये मानने की बात नहीं है कि हर जगह यही हुआ कि जो मजदूर थे उन्होंने क्रांति कर दी और फिर अपना जो अधिनायक तंत्र है वो स्थापित कर लिया। पूरे विश्व के लिए ये बात लागू नहीं होती। विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समयों में राज्य नाम की संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं और धीरे धीरे सबका विकास हुआ है। और जो विकास क्रम एंजल्स ने बताया है कि प्राचीन साम्यवादी युग और फिर जमींदार और भूमिहीन किसान थे, फिर पूंजीपति और श्रमिक थे, ये विकास क्रम भी हर जगह एक जैसा नहीं हुआ। कहीं ये तेजी से आया परिवर्तन, कहीं धीरे आया। एंजल्स ने विकास क्रम तो बताया है, लेकिन इस विकास क्रम में अनेक तथ्यों ने योगदान दिया, जबकि उसने केवल और केवल आर्थिक तथ्य को महत्व दिया है कि धन के कारण ही सारा कुछ हुआ। जबकि जो वास्तविक स्थिति है कि इस विकास में जो अनेक अन्य जो तथ्य थे उनका योगदान कितना कितना था, उसका वर्णन एंजल्स ने कहीं भी नहीं किया। नेक्स्ट है इसमें एक विशेष दृष्टिकोण वाला सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये आर्थिक तथ्य पर आधारित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। इसमें
मार्क्स ने क्या माना है कि जितने भी परिवर्तन आते हैं वो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के बाद आते हैं। माने बड़ी से बड़ी कोई ऐतिहासिक घटना भी घटती है, कार्ल मार्क्स कहते हैं उसके पीछे भी कारण जो है वो आर्थिक होता है। उसने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण को ही महत्व दिया कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन है, जितने भी राजनीतिक परिवर्तन है, सारे ही उसने उत्पादन की विधि से जोड़े। उत्पादन पर नियंत्रण किसका है, उत्पादन का जो लाभ है वो किसके पास जाता है, और वही सारी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। हर घटना के पीछे उसने ये माना कि आर्थिक कारण होता है, जबकि ऐसा नहीं है। समय समय पर समाज में अनेकों परिवर्तन आए हैं, अनेकों समाज सुधारक भी हुए हैं, उनके विचारों से भी परिवर्तन आए हैं। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है केवल एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर चलता है। जो मार्क्स है उसका ये पूरा सिद्धांत पदार्थ पर आधारित है। पदार्थ, मैटर माने धन, कि जो कुछ भी है परिवर्तन वो धन के माध्यम से आता है, और धन पर जिसका नियंत्रण होता है वो शक्तिशाली होता है। इसलिए धन पर सबका समान अधिकार हो, ताकि समाज में कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना कर सके। जबकि वास्तविक स्थिति इससे उलट है कि सारे जो परिवर्तन हैं वो धन के कारण नहीं आते। अनेकों प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अनेकों घटनाएं और घटती हैं जिसके कारण परिवर्तन समाज में आते हैं, और अनेक समाज सुधारक समय समय पर होते रहे हैं जिनके कारण समाज में परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे में ये जो दृष्टिकोण है ये केवल और केवल आर्थिक कारक को लेकर ही चलता है। क्लियर है यहाँ तक?